एक मोहब्बत की कहानी। आबिद सुहैल। बाग के दरख्तों को जब मैंने पहली बार देखा, उस वक्त मैं कितने दिनों का था ये तो याद नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि मैं वहां पहले से था। बाग के दरख्त को ऊपर तक देखने के लिए मैंने आंख उठाई ही थी कि मेरा एक भाई मुझसे भद से टकराया और मैं लुढ़क गया। फिर मेरे बाकी भाई बहन भी आ गए और मुझे ऐसा लगा कि काले काले गोले एक दूसरे से गुथे जा रहे हों। शायद उन्हें भी ऐसा ही लग रहा हो। इतने में मेरी माँ आ गई और उसने हमको एक एक करके अलग किया, मुंह से उठा उठा कर, और फिर पास ही टांगें फैलाकर लेट गई। हम सब लुढ़कते लुढ़काते उसके पेट की तरफ बढ़े, एक दूसरे से टकराते, एक दूसरे को धकेलते। जाने कैसे चुसर चुसर की आवाजें कानों में पड़ते ही मेरा मुंह मीठे मीठे दूध से भर गया। मालूम नहीं यह आवाज मेरे मुंह से आ रही थी या मेरे किसी भाई या बहन के मुंह से। अभी मैंने दो चार ही मुंह मारे थे कि मेरी बहन धक्का देकर मेरी जगह पर काबिज हो गई। फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई। उस वक्त तो मैं ठीक से चल भी न पाता था, बस लुढ़का करता, जमीन को छूता हुआ। यही हाल मेरे दूसरे भाई बहनों का भी था। लेकिन अब कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आने लगी थी, जैसे यही कि सुबह और शाम के वक्त मेरी माँ को बड़ी सी रकाबी में खाना मिलता था। हम सब कभी माँ के पैर से लिपट जाते और कभी उसकी प्लेट तक पहुंच जाते, लेकिन प्लेट में मुंह डाल के खाना हमें नहीं आता था। और जो खाना वो बड़े शौक से खाती थी, मुझे उसकी बू जरा पसंद न थी। मैं धीरे धीरे उल्टे पैरों वापस होता। कभी माँ के पास पहुंचने की कोशिश में मेरे पैर प्लेट में भी चले जाते, तो वो मुझे अपने मुंह से पकड़कर हटा देती। पकड़ती तो वो दांत से थी, हल्की सी चुभन भी होती, लेकिन बड़ा अच्छा लगता। एक बार तो मैं बस इसी मजे के लिए प्लेट में अगले दोनों पैर रखकर खड़ा हो गया था। माँ ने वही किया जो मैं चाहता था। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके मुंह का खाना मेरी पीठ और पेट पर लग गया था, जिससे बुरी सी बू आ रही थी। उन दिनों हम लोगों के बस दो ही काम थे, दूध पीना और सो जाना, या फिर भाई बहनों के साथ खेलना कूदना। और खेल कूद भी क्या था, बस हम एक दूसरे को धक्के देते या गिराने की कोशिश करते और जरा सी देर में भूखे हो जाते, चुसुर चुसुर दूध पीते और सो रहते। कभी कभी न जाने कैसे चारों तरफ रोशनी होने लगती, और जब हम दूध पीते पीते सो जाते तो हमारी माँ एक एक करके हमें अपने मुंह से उठाकर एक छप्पर के अंदर प्याल पर लेटा देती। नींद में भी मुझे उसके दांतों की हल्की सी चुभन और मुंह के अंदर के गोश्त की नरमी बहुत अच्छी लगती। आंख खुलती तो मलगजी मलगजी रोशनी चारों तरफ फैली होती, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती। उसके बाद फिर वही चक्कर चलता, दूध पीना, थोड़ी बहुत उछल कूद करना, फिर दूध पीना और सो जाना। कैसे मजे के दिन थे वो भी। एक दिन हम लोग इसी तरह खेल रहे थे और माँ थोड़ी दूर पर लेटी हमें बस देखे जा रही थी कि एकदम खड़ी हो गई और जोर जोर से भौंकने लगी। मैं तो डर ही गया और मेरे सारे भाई बहन भी अपनी लुढ़कनियां भूलकर एक दूसरे पर ढेर हो गए। मेरा सारा बदन थर थर कांप रहा था। शायद मेरे भाई बहन भी कांप रहे थे, क्योंकि कभी कभी हमारे बदन एक दूसरे से टकराते और कभी अलग हो जाते। माँ इतने जोरों से भूख सकती है ये मुझे मालूम ही न था। मैंने धीरे धीरे सर उठाकर देखा तो कोई काली काली सी चीज थोड़ी ऊंचाई पर उड़ रही थी। माँ मुंह ऊपर किए उस वक्त तक गुर्राती रही जब तक वो उड़ता धब्बा आंखों से ओझल न हो गया। उसके बाद वो हमारे पास आकर लेट गई, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद सर उठाकर ऊपर की तरफ देख जरूर लेती थी। मेरे भाई बहन उसके पेट से चिपके हुए थे और मैं डर के मारे उसकी पिछली टांगों के बीच घुस गया था। ऐसा पहली बार हुआ था। मुझे उसकी रानों के गोश्त की गर्मी बहुत अच्छी लगी थी।
इसी तरह खेलते, दूध पीते और सोते कई बार अंधेरा छाया और कई बार रोशनी फैली। एक दिन दो लड़के मेरे मकान के बाहर आकर खड़े हो गए और थोड़ी देर तक बातचीत करते रहे। उनमें से एक को तो मैं कुछ कुछ जानता था। कभी कभी मेरी माँ के पास बैठकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा करता था। माँ का खाना लेकर भी वो कभी कभी आता था। लेकिन ये दूसरा लड़का मेरे लिए बिल्कुल नया था। जब पहले वाले ने मुझे उठाकर उसके हाथ में दिया तो मेरी माँ गुर्राई, लेकिन बस धीरे धीरे। थोड़ी देर बाद आम के दरख्तों के बीच से चलते हुए दोनों सड़क पर आ गए। वो लड़का जिसे मैं बिल्कुल नहीं पहचानता था, मुझे एक हाथ में अपने सीने के पास पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से धीरे धीरे मेरा सर सहला रहा था। मुझे अपने भाई बहन और माँ की याद तो आ रही थी, लेकिन उसके हाथों की गर्मी भी अच्छी लग रही थी। दोनों खड़े खड़े थोड़ी देर तक बातें करते रहे। फिर उसने, जिसे मैं कुछ कुछ पहचानता था, उस लड़के से जो मुझे अपनी गोद में लिए था कुछ कहा और तेज तेज चलता हुआ दरख्तों में खो गया। जरा सी देर बाद वो लौट आया। उसके हाथ में सफेद सफेद सी कोई गोल गोल चीज थी। मैं उसे ठीक से देख नहीं सका, इसलिए मैंने उस लड़के के चेहरे पर से नजरें हटाकर, जिसे मैं बहुत देर से टुकुर टुकुर देख रहा था, उस गोले को देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो नजर न आई। थोड़ी देर तक दोनों हंस हंस कर बातें करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे से इतने जोर जोर से हाथ मिलाया कि मेरा पूरा बदन डर के मारे कांपने लगा। वो लड़का मुझे गोद में लिए बैठा था। आगे पीछे इधर उधर भी कई लोग बैठे थे। मुझे हवा खूब लग रही थी। भर भर की अजीब सी आवाजें आ रही थी। कभी कभी जोरों की आवाज होती और मैं आप उसकी गोद में उछल पड़ता। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि मैं कहाँ हूँ। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और उसकी तरफ देखा। वो मुझे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। सच बताऊं तो मुझे भूख लग रही थी और शायद इसलिए मैं कूं कूं कर रहा था। भूख लगी है, उसने कहा और मेरे पेट में धीरे धीरे गुदगुदी की। थोड़ी देर तक वो जाने क्या क्या करता रहा और उसके बाद जाने कैसे एक मोटी सी, गीली सी और मुलायम बत्ती मेरे मुंह के अंदर पहुंच गई और दूध के ऐसी किसी चीज से मेरा मुंह भर गया। लेकिन मुझे कुछ खास मजा न आया। न उसमें माँ के पेट की गर्मी थी, न वो मिठास। मुझे उबकाई सी आई, लेकिन क्या करता, पेट खाली थी, इसलिए वो गीली बत्ती मुंह से बाहर नहीं की। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो लड़का बत्ती मेरे मुंह से निकाल लेता और जाने कैसे उसमें दूध भरकर फिर मेरे मुंह में डाल देता। 2-3 बार तो मैं कुछ न बोला, लेकिन फिर मैंने मुंह खूब कसकर बंद कर लिया। असल में मेरा पेट भर गया था। यह नया मकान मुझे बिल्कुल अच्छा न लगा था। न इतना बड़ा मैदान था, न ऊंचे दरख्त, न सर पर इतना बड़ा आसमान। भाई बहन थे न माँ। कभी कभी मुझे उनकी याद आती और मैं उनको इधर उधर ढूंढने लगता, लेकिन यहाँ एक बात ऐसी थी जो वहां नहीं थी। घर के 3-4 लोगों में से एक न एक हर वक्त मेरे आसपास जरूर रहता। ये लोग मुझसे खेलते, मेरी पीठ पर हाथ फेरते या मुझे गोद में लेकर कौंग कौंग कहते। कभी कभी यह भी होता कि घर के सारे ही लोग मेरे पास मौजूद होते। इनमें से कभी एक मेरे पास होता, कभी दूसरा। मैं भी नाज़ नखरे दिखाता। एक बुलाता तो दूसरे की तरफ चला जाता, फिर यह सोच कर के उसका दिल न टूट जाए, उसकी तरफ लौट जाता। अब मुझे एक छोटे से बर्तन में दूध दिया जाता था, जिसमें कभी कभी एक सख्त और सोंधी सी चीज भी डाल दी जाती, लेकिन मैं जैसे ही मुंह मारता वो बिखर कर दूध में मिल जाती। मुझे अब ये दूध भी बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन एक बात मुझे पसंद न आई। मैं तो जब दूध पीता तो कोई न कोई मेरे पास बैठा रहता और खुद जब अपना खाना खाने बैठते तो मुझे एक छोटी सी मेज पर बिठा देते। मैं मेज के कोने तक जाता, कभी इधर कभी उधर, और जमीन बहुत दूर देखकर तेजी से पीछे खिसक जाता। इस पर सब खूब हंसते और कोई न कोई कुछ कहता, अब हमको खाना खाने दो, हमने तुम्हारे दूध में हिस्सा नहीं बटाया था। उनकी यह बात मुझे बहुत बुरी लगती। कोई मैं उनका खाना छीने ले रहा था। लेकिन बाद में जब वो प्यार से मेरी पीठ पर हाथ फेरते तो मुझे अपना गुस्सा याद भी न रहता। फिर वो मुझे नर्म गद्दे पर लिटाकर सहलाते रहते
जो मुझे बहुत अच्छा लगता और मैं न जाने कब सो जाता। अब मुझे न माँ की याद आती न भाई बहनों की, बल्कि सच पूछिए तो मैं उन्हें बिल्कुल ही भूल चुका था। मैं अपना नाम भी पहचानने लगा था और जब भी कोई मुझे कौंग कहकर पुकारता मैं धीरे धीरे उसके पीछे दौड़ता, लेकिन हर एक के पीछे नहीं। कोई नया चेहरा चाहे कितने ही प्यार से मेरा नाम लेता, मैं उस वक्त तक भौंकता और गुर्राता रहता जब तक घर का कोई आदमी न आ जाता। अब तो मैं घर के सारे लोगों की आवाजों का फर्क भी कुछ कुछ महसूस करने लगा था। एक आवाज तेज थी और भारी, एक बारीक और नर्म, और एक बारीक और तेज। लेकिन घर के चौथे आदमी की आवाज ठीक से पहचानने में मुझे बहुत दिन लगे थे। एक तो वो बात ही बहुत कम करता था और दूसरे वो घर में ज्यादा देर रहता भी नहीं था। सुबह के वक्त उसकी सूरत देखने को मिलती या फिर रात में, वो भी बस थोड़ी देर के लिए। उसके कमरे में रात गए तक रोशनी होती रहती, न जाने वो क्या क्या करता। बारीक और नर्म आवाजों वाली एक लड़की थी। सुबह सुबह जाने कहाँ चली जाती, एक छोटा सा थैला कभी हाथ में लटकाया और कभी कंधे से, और जब सूरज रेल की पट्टी की तरफ जरा सा झुकने लगता तो वो लौट आती। उसकी एक बात मुझे बहुत पसंद थी, कितनी ही जल्दी में हो, जाते वक्त मेरे सर पर धीरे धीरे हाथ फेरना कभी न भूलती। एक औरत थी जो सारे दिन घर में रहती, मुझे चाहती तो थी, खाना भी वही देती थी, लेकिन जरा दूर से, मुझे छूती तक न थी। बल्कि कभी मैं उसकी तरफ अपनी ताकत भर तेज तेज दौड़ता तो वह पीछे खिसक जाती। उसकी बस यही बात मुझे पसंद न थी। मुझे सबसे ज्यादा तो वो लड़का अच्छा लगता था जिसे मैंने सबसे पहले देखा था। वो भी मुझे सबसे ज्यादा चाहता था, लेकिन कभी कभी डांटता भी था, इसलिए उससे कुछ कुछ डर भी लगता था। एक दिन उसने पत्थर के एक ऐसा छोटा सा डला मेरे मुंह में अपने कोट की जेब से निकालकर मेरे सामने प्लेट में रख दिया। मेरी समझ में कुछ भी न आया और मैं गेंद से खेलता रहा। फिर उसने मुझे गर्दन से पकड़कर मेरा मुंह प्लेट के पास कर दिया तो मेरी नाक एक अजीब सी खुशबू से भर गई और मैंने उस पर मुंह मारा। बहुत सख्त सी चीज थी, लेकिन मेरे दांतों ने 2-4 बार कोशिश की। मैंने उसे तोड़ दिया। बड़ी मजेदार चीज थी। मैंने अपने दांतों का पूरा जोर लगाया, फिर भी उसके टुकड़े करने और खाने में काफी देर लगी। इतने मजे की चीज मैंने पहले कभी न खाई थी। उस वक्त तक मुझे कीमा खाने को नहीं मिला था। वो दिन खूब अच्छी तरह याद है जब मेरे मालिक ने मुझे घर के बाहर अपने पैरों से चलाया था। वैसे आसपास के मकान, पार्क, रेल की पटरी, इससे पहले का नाला और 2-4 दूसरे लोगों की सूरतें तो मैं पहचानने लगा था, क्योंकि मेरा मालिक शाम के वक्त अपनी गोद में लेकर मुझे अक्सर सैर कराता था। लेकिन उस दिन उसे जाने क्या सूझी थी कि 4-5 मकान छोड़कर तिराहे के पास उसने मुझे बीच सड़क पर छोड़ दिया। अब मुझे दाहिनी तरफ के मकानों को गौर से देखने का मौका मिला। बाएं तरफ तो पार्क था। उन सारे मकानों में मेरा मकान सबसे छोटा था। एक मकान तो इतना ऊंचा था कि मैं पूरा सर उठाकर भी उसे ऊपर तक न देख सका। उसे देखकर मुझे जरा सी लालच आई। वहां रोशनी भी खूब हो रही थी। लेकिन जब मेरे घर के पास से किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा तो मैंने दौड़कर वहां पहुंचने के बाद ही दम लिया। उस वक्त मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। दरवाजा पर मेरे मालिक की माँ, उसकी बहन और वो आदमी खड़ा था जिसकी आवाज बहुत कम सुनने को मिलती थी। सब लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, लेकिन उस आदमी ने बस 2-3 बार ही ताली बजाई। उसकी यह बात मुझे जरा भी अच्छी न लगी और मैं उसकी तरफ से पीठ करके उचकने फांदने लगा। इतने में सड़क पर कोई तेज सी चीज मुझे भड़ भड़ की आवाज करती हुई गुजरी तो उस लड़की ने, जिसने सबसे ज्यादा देर तक ताली बजाई थी, मुझे जल्दी से जमीन से उठाकर गोद में ले लिया। बहुत दिनों बाद मालूम नहीं कैसे मुझे एकाएक एहसास हुआ कि मैं घर के चारों लोगों की आवाजों के अलावा उनके चलने फिरने से पैदा होने वाली आवाजें भी पहचानने लगा हूं। इस पहचान का सिलसिला शायद मेरे मालिक से शुरू हुआ था, लेकिन बहुत धीरे धीरे, ऐसे कि मुझे उस वक्त कुछ भी मालूम नहीं होता था। वैसे तो मेरा मालिक तेज आवाज में नहीं बोलता था, लेकिन एक दिन जब मैंने उसकी चप्पल का तस्मा दांतों से काट पीट कर चिथड़ा कर दिया था तो वह बहुत गुस्सा हुआ था और उसने इतनी गरजदार आवाज में मुझे डांटा था कि मेरा दिल धक धक करने लगा था। मैं गर्दन झुकाए उसके सामने खामोश खड़ा रहा।
फिर थोड़ी देर में उसका गुस्सा कम हो गया और वो बरामदे के कोने में बैठकर मेरी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरने लगा। गुड बॉय, चप्पल नहीं काटते, उसने मेरी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। मैंने धीरे धीरे आंखें ऊपर की और कनखियों से उसको देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत तो थी, लेकिन सूरत वो ऐसी बनाए हुए था जैसे अब भी गुस्से में हो। हंस तो वो बिल्कुल नहीं रहा था। मैंने अपनी गर्दन उसके घुटने पर रख दी, तब एकदम उसके चेहरे पर हंसी फैल गई। चप्पल नहीं काटते, उसने दोहराया, तो मैं दूसरी चप्पल दांतों से उठाकर उसके पास रख दी और उसने मुझे दिल से माफ कर दिया। उस दिन खाली डांट पड़ी थी, लेकिन एक दिन पिटाई भी हुई। हुआ यह कि किसी ने गेट खटखटाया। मैं जोर से भौंका और थोड़ी देर तक बराबर भौंकता रहा, लेकिन लोहे के दोनों फाटकों के बीच की दराज से कोई दिखाई न दिया। अभी मेरा गुस्सा खत्म भी नहीं हुआ था कि मुझे जमीन पर कागज का एक टुकड़ा नजर आ गया। मैंने उस आदमी का बदला उस कागज से लिया, क्योंकि हो न हो ये उसी ने फेंका था। मैंने उसका एक कोना पंजे में दबाया और दूसरा दांतों से पकड़ के खींचा तो उसके अंदर से एक बड़ा और जरा मोटा चिकना कागज निकला। मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और आराम से दीवार की छांव में लेट गया। अपने हिसाब से मैंने बहुत अच्छा काम किया था। किसी को मेरे घर का गेट भड़बड़ाने और कागज अंदर फेंकने की हिम्मत कैसे हुई? थोड़ी देर बाद घर की मालकिन बाहर आई तो मैं उसकी मुट्ठी देखने लगा, जिसमें छुपाकर वो कभी हड्डी लाती थी और फिर चुपके से मेरी प्लेट में रख देती थी। लेकिन उस वक्त उसका हाथ खाली था। उसी वक्त उसकी नजर फटे हुए कागजों पर पड़ी तो उसने झुककर एक एक टुकड़ा उठाना शुरू किया और फिर मेरी तरफ गुस्सा से देखते हुए उसने जोर से कहा, यह क्या किया? मेरी समझ में कुछ भी न आया। मैं तो समझता था खूब शाबाशी मिलेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टी डांट पड़ रही थी और वो रुहासी भी हो गई थी। फिर उसने उसी जगह बैठकर फटे हुए कागज के उन टुकड़ों को जमीन पर जमाना शुरू किया। बीच बीच में वो मुझे गुस्से से देखती भी जाती थी। मैं चोर बना बैठा रहा। उस वक्त और कुछ नहीं हुआ और मैं थोड़ी देर में सब कुछ भूल गया। लेकिन शाम को जब मेरा मालिक आया तो उसने रोज की तरह पत्थर ऐसा मजेदार डला मेरी प्लेट में रख दिया। मैं प्लेट की तरफ लपका, लेकिन उसने नो कहकर मुझे रोक दिया। फिर उसने अपने सीधे हाथ की दो उंगलियां एक दूसरे से कस के मिलाई। जरा सी देर के बाद उसकी उंगलियों से जाने कैसे चट चट की आवाजें निकली। इस आवाज से तो मेरी समझ में कुछ खाक न आया, लेकिन जब उसने यस कहा तो मैं उस डले पर टूट पड़ा। उसने प्यार से मेरी पीठ और सर सहलाए और घर के अंदर चला गया। अभी मैं उसे पूरी तरह खा भी न पाया था कि वो घर के अंदर से निकला। उसके हाथ में एक पतली सी वही छड़ी थी जिसे लेकर वो मुझे टहलाने जाता था, और दूसरे हाथ में कागज के टुकड़े। मैं कुछ समझे बगैर उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन जब उसने कागज के वो टुकड़े मेरे सामने पक्के फर्श पर फेंक दिए तो मेरा खून खुश्क हो गया। यह क्या क्या? वो गर्जा। इस मजेदार डले के टुकड़े अब भी मेरे मुंह में थे, मगर डर के मारे मेरा रुआ रुआ कांप रहा था और मैं उसे खाना भूल कर सर झुकाए खड़ा रहा। फिर फाड़ोगे कागज? उसने कहा और छड़ी मेरी टांग पर मारी। चोट तो जरूर लगी, लेकिन उससे ज्यादा दुख इस बात का था कि मालिक ने मुझे मारा। उसने फिर छड़ी उठाई। मैं दुबक गया, लेकिन उसने मारा नहीं, बल्कि मेरे पास बैठ गया और मेरी पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, गुड बॉय, कागज नहीं फाड़ते। वो मेरा सर, पीठ और वो जगह जहां उसने मारा था प्यार से धीरे धीरे सहलाते हुए बार बार कहता रहा, यू आर ए गुड बॉय कॉन्ग, गुड बॉय, कागज नहीं फाड़ते। कॉन्ग तो मैं कुछ कुछ जानता था, लेकिन ये गुड बॉय क्या होता है ठीक से मालूम न था। फिर भी इतना जरूर समझ गया कि कोई अच्छी चीज ही है। 2-3 दिन बाद मैं बरामदे में खिड़की के पास लेटा था कि किसी ने धीरे से गेट खटखटाया और कोई चीज भद से अंदर गिरी। मैं लपका और उस पर दांत मारने ही वाला था कि उस दिन की मार याद आ गई और मैं उसे पंजे के नीचे दबाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरे मालिक की छोटी बहन बाहर निकली तो मुझे देखकर खूब जोरों से हंसने लगी। मैं क्या जानूं वो क्यों हंस रही थी। फिर वो मेरे पास आई और मेरे पंजे के नीचे से वो मोटी सी चीज निकालकर गुड बॉय कहती हुई अंदर चली गई। जरा सी देर में वो फिर बाहर आई और उसने वही मजेदार डला मेरी प्लेट में रख दिया।
मैं उसी तरह लेटा रहा। उसने चुटकी बजाई तो मैंने लेटे ही लेटे मुंह बढ़ाकर उसे खाना शुरू कर दिया और वो गुड बॉय कहते हुए लौट गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैं गुड बॉय हो गया था। जब भी तो दिन में भी मुझे ऐसी अच्छी चीज खाने को मिलती। उसका नाम तो बहुत दिनों बाद मुझे याद हुआ था। सब लोग उसे डॉग बिस्किट कहते थे, लेकिन वो लोग इतनी चीज क्यों नहीं खाते, यह मेरी समझ में कभी नहीं आया। मेरे मालिक की छोटी बहन का नाम बहुत छोटा सा था और वो थी भी तो बहुत छोटी सी। मैं उसका नाम कुछ कुछ पहचानने लगा था, लेकिन उसके नाम में ऐसी बारीक सी आवाजें थीं कि बहुत दिनों तक तो मैं उसे बस रीन रीन ही समझता रहा। एक मेरा मालिक बहुत देर के बाद घर आया। बहुत गर्मी पड़ रही थी और वो शायद बहुत थका हुआ था। यह मुझे ऐसे मालूम हुआ कि उसने रोज की तरह जरा देर के लिए पास बैठकर न तो मेरी पीठ ही सहलाई, न गर्दन, और सर को दोनों हाथों में लेकर उन्हें 3-4 बार प्यार से दबाया। बस मुझे छूता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया और घंटी का बटन बार बार दबाने लगा। गेट के बाहर से घंटी वो पहले ही बजा चुका था, जिससे टन टन की हल्की सी आवाज हुई थी, जर्री जर्री। दरवाजा खुला तो वही लड़की जिसे मैं रीन समझता था मेरे सामने खड़ी थी। उस दिन उसका असली नाम मेरी समझ में आया। मेरा मालिक तो उसे नाम लेकर ही पुकारता था, लेकिन घर की मालकिन और सफेद बालों वाला उसे बेटी भी कहते थे। मैं कभी कभी चकरा जाता, क्या उसके 2 नाम हैं? मेरा तो एक ही नाम है, कॉन्ग। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मुझे भी तो घर के लोग कभी कभी गुड बॉय कहते हैं। मुझे यह दूसरा नाम बहुत अच्छा लगता था। मालकिन और सफेद बालों वालों के नाम से मुझे जो कभी मालूम न हो सके, कोई उनका नाम लेता ही नहीं था, जाने क्यों। और मेरा मालिक, उसका नाम साजिद तो हर एक की जबान पर रहता था। हर शख्स उसे नाम लेकर पुकारता, इसलिए सबसे पहले मुझे उसी का नाम मालूम हुआ था। उसके 2-4 जानने वाले रोज ही आते, वो भी उसे साजिद ही कहकर आवाज देते। मुझे उसका नाम भी बड़ा प्यारा लगता था। अब मुझे अपने मालिक सफेद बालों वाले और जर्नी के घर लौट के आने के वक्त का कुछ कुछ अंदाजा हो गया था। मेरे मालिक की माँ तो बस कभी कभी ही कहीं जाती। जर्नी बाहर से आती तो मैं गेट के पास आ खड़ा होता और वो जैसे ही अंदर दाखिल होती, मैं उचक कर थैले पर दोनों हाथ रख देता। वो मेरे सर पर धीरे धीरे चपत लगाती, जो मुझे बहुत अच्छा लगता। शायद इसका इंतजार मैं उसे प्यार भरे चपत के लिए करता। साजिद के जूतों की आवाज तो मैं बहुत दूर से ही सुन लेता था। उसकी तो बात ही और थी। मुझे गुड बॉय सबसे ज्यादा वही कहता था। मैं चाहता भी सबसे ज्यादा उसी को था और डर भी बस उसी से लगता था। जैसे ही मुझे अंदाजा होता कि वो आ रहा है, मैं गेट पर दोनों अगली टांगें रखकर खड़ा हो जाता। यह बात उसे मालूम थी, इसलिए वो दोनों पट बाहर की तरफ खोलता और धीरे धीरे और तेजी से हाथ बढ़ाकर मेरी दोनों टांगें पकड़ लेता। फिर मेरी गर्दन और सर हाथों में लेकर प्यार से मलता। मुझे बहुत अच्छा लगता। थोड़ी देर मेरे साथ खेलने के बाद वो घर में जाता। सफेद बालों वाला उस वक्त आता जब सूरज को रेल की पटरी के पार जमीन में छुपे हुए भी देर हो चुकी होती। दिन में 15-20 स्कूटरें तो मेरे घर के सामने से जरूर गुजरती होंगी। उनकी आवाज सुनकर भी मैं चुपचाप बैठा रहता या जो कर रहा होता उसी में लगा रहता। लेकिन उसके स्कूटर की आवाज सबसे अलग थी। उसे मैं दूर ही से पहचान लेता और वो जैसे ही स्कूटर खड़ी करके गेट खोलता, मैं खुशी के मारे उछल कूद करने लगता। फिर वो स्कूटर अंदर लाता, मैं दौड़कर दरवाजा भरभराता। उसे घंटी बजाने की जरूरत ही न पड़ती। न तो वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता था, न मेरे साथ खेलता ही था, लेकिन बस ऐसी ठंडी नजरों से मुझे देखता कि मैं लोटपोट हो जाता। और जाने क्या बात थी, जब वो घर में होता तो मुझ पर डांट भी न पड़ती। वो मुझे क्या किसी को भी नहीं डांटता था, लेकिन उसकी बात सभी मानते थे, मैं भी। मेरे घर के आसपास बस एक कुत्ता था जिसे उसकी मालकिन गोलू कहकर पुकारती थी। वो मुझको देखकर जोर जोर से गुर्राता तो मेरा मालिक जमीन से पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकता और वो थोड़ी दूर भाग जाता, लेकिन पलट पलट कर गुर्राता और भौंकता रहता। गुर्राता और भौंकता तो मैं भी था, जितनी मुझ में ताकत थी, लेकिन उससे डर भी लगता था और उसे देखते ही अपने मालिक के पैरों से लगकर खड़ा हो जाता। एक दिन मेरा मालिक मुझे टहलाने निकला तो न वो नजर आया, न उसके भौंकने की आवाज सुनाई दी।
हम दोनों मजे से चले जा रहे थे कि पार्क के नुक्कड़ पर उसने जाने किधर से आकर मेरे मालिक पर हमला कर दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं भौंका भी, अपनी पूरी ताकत लगाकर, लेकिन मेरा दिल धक धक कर रहा था। उसी वक्त मैंने देखा कि मेरे मालिक ने अपनी कमर से एक चौड़ी और लंबी सी रस्सी खोलकर उस पर खूब जोर से मारी और वो पें पें करता हुआ अपने घर की तरफ भागा। मैं बहुत खुश हुआ। उसकी आवाज सुनकर 2-3 लोग सामने वाले मकान से निकल आए। मेरे मालिक और उन लोगों में थोड़ी देर तक खूब जोर जोर से बातें होती रहीं। थोड़े दिनों बाद पार्क के पास जाने कहां से कई कुत्ते आ गए, लेकिन उनमें से कोई मुझसे बोलता था न मेरे मालिक से। दिन में तो मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाया जाता, लेकिन रात में जब वैसे तो हर तरफ अंधेरा हो जाता, लेकिन जाने कैसे मेरे घर, पार्क, बल्कि और आगे तक सड़क दिखाई देती रहती। मुझे खूब टहलाया जाता। पार्क में थोड़ी देर के लिए मुझे आजाद छोड़ दिया जाता और मैं एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ा दौड़ा फिरता। अब मैं जरा बड़ा हो गया था और मुझ में ताकत भी आ गई थी। कैसे मजे के दिन थे। फिर एक रात को जब मैं पार्क पर उचक फांद कर रहा था, मुझे झाड़ी के पास एक पूरी ईंट दिखाई दी, बिल्कुल अपने पास। मुझे उसकी बू बड़ी अच्छी लगी और मैंने अपने अगले पंजों और दांतों से उसे सीधा करके अपने मुंह में कस के दाब लिया और उस जगह से पार्क के कोने तक भागा भागा चला गया। फिर वहां से दूसरे कोने तक खूब तेज दौड़ा। पास ही मेरा मालिक और जर्रीन खड़े हुए थे। दोनों जोर जोर से ताली बजा रहे थे। मुझे उनकी खुशी देखकर मैंने समझ लिया कि मैं कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हूं और एक बार फिर दूसरे कोने की तरफ जहां जाली लगी थी दौड़ा। लेकिन मेरे मालिक ने मुझे पार्क के बीच ही में रोक लिया और मेरी पीठ, गर्दन और सर पर बहुत देर तक प्यार से हाथ फेरता रहा। अपने घर वापस आकर मैंने बर्तन में रखा हुआ सारा पानी पी लिया। उस वक्त पानी तो मैं रोज ही पीता था, लेकिन इतना नहीं। फिर तो ईंट के साथ खेलना रोज की बात हो गई। कभी कभी मैं ईंट घर ले आता तो जो भी मुझे टहलाने ले गया होता उसे उठाकर पार्क के पास वाले दरख्त की तरफ फेंक देता। यह बात मुझे अच्छी न लगती, लेकिन क्या करता। उन्हीं दिनों जाने कैसे एक दिन मुझे अंदाजा हुआ कि मैं खूब बड़ा हो गया हूं और मेरे पट्टे बहुत मजबूत हो गए हैं। उस वक्त मुझे गोलू का बार बार ख्याल आया, मिल जाए तो भमोर ही डालूं। मेरे गले में एक पट्टा तो हर वक्त पड़ा ही रहता था। उसमें एक जगह 2-3 छोटे छोटे चमकदार छल्ले पड़े हुए थे। मुझे बाहर ले जाते वक्त मेरा मालिक हो या जर्रीन या फिर वो सफेद बालों वाला मेरी गर्दन के पास कुछ खटर पटर करते और मैं एक लंबी और थोड़ी चौड़ी सी रस्सी में बंध जाता। यह तो मुझे बहुत दिनों के बाद मालूम हुआ कि उसे लैश कहते हैं। उसे देखकर मुझे वो रस्सी याद आ जाती जिसे कमर से खोलकर मेरे मालिक ने गोलू को मारा था, इसलिए वो मुझे अच्छी भी लगती थी। लेकिन उसकी वजह से मुझे मालिक के साथ साथ चलना पड़ता और सड़क के किनारे पड़ी हुई ईंटों को देखकर मुझे बड़ी लालच आती। कभी कभी मैं पूरी ताकत लगाकर झटका देता, लेकिन न लैश टूटती न मैं मालिक के हाथों से उसे छुड़ा पाता। डांट पड़ती तो फिर मैं पहले की तरह साथ चलने लगता। पार्क में मेरी गर्दन के पास फिर खटर पटर होती और मैं दौड़ने भागने के लिए आजाद होता। लेकिन लैश मालिक के हाथों में भी मुझे एक आंख न भाती। मैं उसे छीनने की कोशिश करता तो वो हाथ ऊंचा कर लेता। मैं दूर से दौड़ता हुआ आता और पास आकर हवा में कूदता और मालिक के कंधे तक पहुंच जाता। वो हाथ और ऊंचा कर लेता। कभी कभी ऐसा भी होता कि उसका कोना मेरे मुंह में आ जाता तो दांतों से दबाकर अपनी ताकतवर झटके देता, लेकिन कुछ न होता। मेरा मालिक भी बहुत मजबूत था। जब मैं झटके देते देते थकने लगता तो वो कहता, छोड़ दो कौंग, छोड़ दो, हमसे छुड़ाओगे। यह सुनते ही मैं अपने दांतों की पकड़ ढीली कर देता। एक दिन जाने कैसे वो रस्सी एक गमले के पीछे पड़ी रह गई। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी मुझे एकदम गुस्सा आ गया और मैंने अपने तेज और नुकीले दांतों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शाम को जब जर्रीन और मेरे मालिक ने उसे देखा तो मुझ पर खूब डांट पड़ी। मेरा मालिक तो बहुत खफा था। मैं चुपचाप बैठा हुआ दूसरी तरफ देखता रहा, लेकिन कनखियों से इधर उधर भी देख लेता था जहां वो दोनों खड़े थे। मेरे मालिक का गुस्सा किसी तरह कम ही नहीं हो रहा था और मैं सोच रहा था कि 2-4 हाथ तो पड़ ही जाएंगे। उसी वक्त गेट खुला और सफेद बालों वाला आ गया।
उसे देखकर मेरी जान में जान आई कि अब शायद पिटाई न लगे, और हुआ भी यही। मैं भी कुछ कम शैतान न था। दरवाजा खुला पाता तो चुपके से घर के पीछे वाले खेत में दौड़ा दौड़ा फिरता और बहुत से छोटे छोटे दरख्त कुचल डालता, कभी अपना गद्दा फाड़ डालता। एक बार एक लंबा सा कपड़ा जो खूब चिकना भी था मैंने चेथरे कर डाला था। उसके लिए डांट तो पड़ती ही रहती थी। जब भी डांट पड़ती तो मैं दूसरी तरफ देखने लगता मेरी इस हरकत पर। कभी कभी वो लोग डांटते डांटते हंसने लगते। लेकिन उस दिन जर्रीन बहुत गुस्से में थी। शायद वो कपड़ा उसी का था। मुझे भी अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत अफसोस हो रहा था। मैं उसी तरह चुपचाप बैठा दूसरी तरफ देखता रहा। आखिर जर्रीन को हंसी आ गई और उसने कहा, मेरा इतना अच्छा दुपट्टा फाड़ डाला और कैसे भोली बटेर बने बैठे हैं। यह भोली बटेर क्या होती है मुझे कभी मालूम न हो सका। अब मैं आप हर वक्त खुश रहा करता, अपनी ताकत के नशे में मस्त। आसपास का कोई कुत्ता मेरे सामने आने की हिम्मत भी न कर पाता। कोई सामने पड़ जाता तो दुम दबाकर चुपके से खिसक लेता। रात में सामने वाले पार्क पर मेरी हुकूमत होती। किसी की मजाल न थी कि मेरे सामने आकर भौंक सके। मेरे घर से बाहर गेट से दूसरे मकान तक झाड़ियों की बाढ़ लगी थी। दिन में और शाम के वक्त सड़क पर से बहुत सी भैंसें गुजरती तो न जाने क्यों बीच में चलने के बजाय झाड़ियों से अपना बदन रगड़ती। मुझे उनकी यह बात जरा अच्छी न लगती। आखिर वो मेरी चीज क्यों छूती हैं। मैं खूब भूंकता, एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ा दौड़ा फिरता, लेकिन उन पर कोई असर न होता। लोहे के गेट पर अपने दोनों अगले पैर रखकर खड़ा हो जाता और दोनों पट्टों के बीच की झड़ी से उन काली कलोटी भैंसों को देख देख कर अपना गुस्सा उतारता। एक दिन मेरी मालकिन ने उस आदमी से जो एक लंबा सा डंडा लिए उनके पीछे पीछे चल रहा था कुछ कहा भी, लेकिन उसने झाड़ी के पास से भैंसों को भगाया नहीं। मैंने जोर जोर से गेट को बार बार धक्का दिया तो ऊपर का खटका खिसक गया और मैं बाहर निकल आया। मेरे मालिक की माँ मेरा नाम ले लेकर मुझे अंदर बुला रही थी, लेकिन उस वक्त मैं इस कदर गुस्से में था, मुझे भैंसों के अलावा कुछ दिखाई न दे रहा था और किसी का हुक्म न मानने के लिए तैयार था। मैं तेजी से आगे बढ़कर अपनी पूरी ताकत से भौंका और अपने लंबे और तेज दांत निकालकर उस भैंस की तरफ जो अब भी झाड़ी से अपना बदन खुजा रही थी बढ़ा तो उसने अपना भारी सर और सींग घुमाए। मैं पहले तो डर के मारे जरा सा दुबका, लेकिन फिर झुकाई देकर उसके पीछे चला गया और गुर्राने लगा। उसने अपनी पिछली टांग से मुझे मारने की कोशिश की। मैंने फुर्ती से अपना बदन पीछे सिकोड़ कर अचानक उचक के उसकी दुम पकड़ ली। वो भागी और उसके साथ दूसरी भैंस भी, लेकिन मैंने उसकी दुम न छोड़ी और दांतों से उसे खूब जोरों से दबा लिया। फिर जब वो नाले का पत्थर पार करके रेल की पट्टी के पास की गिट्टियों पर चढ़ने लगती तो मेरे कानों में आवाज पड़ी, कौंग कम। मैंने फौरन ही भैंस की दुम छोड़ दी और अपनी कामयाबी पर खुशी से उछलता हुआ घर की तरफ भागा। मारे खुशी के मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उस दिन मैंने पहली बार अपनी ताकत देखी। मेरी आवाज सुनकर कई कुत्ते सड़क के पास आ गए, लेकिन किसी की मेरे पास फटकने तक की हिम्मत न हुई। उनमें गोलू नहीं था, वरना मैं उसे भी मजा चखा देता। गेट के पास से मेरे मालिक की माँ ने कहा, कम, और मैं घर में चला गया। उस दिन के बाद से भैंसों ने मेरे घर की झाड़ियों को छूना छोड़ दिया। सूरज जरा आसमान में ऊपर होता तो मैं गेट के पास आकर बैठ जाता। जैसे ही भैंसों के पैरों की आवाज मेरे कानों में पड़ती, मैं जोर जोर से गुर्राता और भौंकता और भैंस सड़क पर तेज तेज चलती हुई रेल की पट्टी की तरफ बढ़ने लगती। फिर मैं दिन का खाना खाकर अपने गद्दे पर सो जाता।